एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट मैं राहुल सर आप लोग के लिए मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए कोर्स चालू कर चुके हैं यूट्यूब पर। सबसे पहले आप लोग को कल हमने श्रम जाति विभाजन और जाति प्रथा के बारे में कुछ पढ़े थे, उनसे आगे हम लोग आज थोड़ा आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। जो हमने अपने से PDF बनाकर आप लोगों को बताए थे लेखक के परिचय के बारे में, आज हम लोग किताब से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जब किताब ख़त्म हो जाए स्टूडेंट, तो अब उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसका आपको नोट्स भी दिया जाएगा। और नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोग को नोट्स मिल जा सके। को जो क्लास मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के लिए कोर्स चालू किया गया है। अब 22 वाला भी स्टूडेंट देख सकते हैं, उनको लिए भी फ़ायदा है, यानी दोनों स्टूडेंट के लिए फ़ायदा। तो हम लोग आज पढ़ते हैं सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर के बारे में। भीमराव अम्बेडकर की जन्म हम कल पढ़े थे, हम लोग कब हुआ था? 14 अप्रैल कब को? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को स्टूडेंट हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था स्टूडेंट। आप लोग को इसमें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, पूरा नोट्स मिलेगा। यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद महू मध्य प्रदेश में कहाँ पे हुआ था इनका? महू मध्य प्रदेश में। गाँव कहाँ था? महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, यानी एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब को अपने समय में सुपठित जनों में से क्या थे? एक थे, यानी वो अपने समय में सब सुपठितों में जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद, जब प्राथमिक शिक्षा के बाद वो कहाँ गए? बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन करके, यानी बड़ौदा की राजा थे, उन्होंने इनके छात्रवृत्ति दिया। उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क। यानी बड़ौदा के क्या थे? राजा जो थे बड़ौदा के राजा, उनके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए वह न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। फिर अमेरिका से वहीं से कहाँ चले गए? लंदन चले गए पढ़ने। कहाँ चले गए पढ़ने स्टूडेंट? लंदन इंग्लैंड चले गए पढ़ने। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाग्मन्य अनुवाद के जरिए पढ़ा। ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास के मीमांसक और विधिवेता, अर्थशास्त्री और क्या थे? समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म तथा दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। यानी किसका? इतिहास के कानून, मीमांसा के कानून का भी, विधिवेता भी, कानून का भी बहुत बड़ा जानकार थे। अर्थशास्त्री के भी जानकारी हुए इनके पास बहुत था। समाजशास्त्री, शिक्षाविद भी थे, धर्म दर्शन के भी लेक्चर थे। बनकर वे स्वदेश, जब अपने देश में कुछ उस समय उन्होंने वकालत भी की। अपने देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या किए? वकालत भी की। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई, और समाज के जो राजनीतिक था उन्होंने बहुत बेहद क्या किया? उन्होंने अपना बेहद सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने अछूत स्त्रियों को, मजदूरों को मानवीय अधिकार को सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष भी किया। और क्या किया? अथक संघर्ष भी किया। उनके चिंतन रचनात्मक मुक्त 3 प्रेरक व्यक्ति थे। इनके कितने व्यक्ति थे? प्रेरक व्यक्ति 3 रहे थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आप लोग को ये नोट्स में लिखा गया है, मिल जाएगा नोट्स। आप लोग को नोट्स लेने के लिए जब यह पूरा ये चैप्टर खत्म होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, आप लोग को सारा चीज़ कराया जाएगा। इसलिए आप लोग क्लास में जरूर आए और एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को जरूर टिपे। और 2023 मैट्रिक एग्जाम के लिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2023 मैट्रिक एग्जाम के लिए एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले यूट्यूब पे भारत संविधान के निर्माण में उनकी महत्ता भूमिका, एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया था। बाबा साहेब का निधन कब हुआ था? दिल्ली में दिसंबर 1956 में अम्बेडकर जी का मृत्यु हो गया। याद रखिएगा स्टूडेंट, यह क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को।
किस गांव में हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुआ? तो दिसंबर 1956 में। किस जगह? तो दिल्ली में। बाबा साहब ने अनेक पुस्तक, बहुत सारी किताब बाबा साहब ने लिखे थे। उनमें से कुछ किताब का नाम यहाँ दिया गया है। उनकी प्रमुख भाषा में द कास्ट इन इंडिया था, देयर मैकेनिज्म था, जेनिस एंड डेवलपमेंट था, द अनस्टेबल हु आर शुद्राज था, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म था, बुद्धा एंड हिज्म था, द थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट था, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू था। ये सब किताब था इनका स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग विवेन एंड एलियंस ऑफ द कास्ट आदि था। हिंदी में उनका संपूर्ण वाग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण व्याग्य नाम में से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है स्टूडेंट। यहाँ तक के बाद आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब का विख्यात भाषण एलिएशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरित जाति भेद को उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। क्लास 12 में हम लोग ललई सिंह यादव के बारे में पढ़ना है हिंदी में स्टूडेंट। उन्हीं की एलिएशन ऑफ द कास्ट में ललई सिंह के द्वारा क्या किया गया? हिंदी रूपांतरित जाति उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया। यह भाषण जाति पाति तुर्क मंडल लोहार के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यह जो भाषण तैयार किया गया था लोहार जाति के वार्षिक सम्मेलन जो 1936 में होने वाला था स्टूडेंट, वहाँ के लिए भाषण के रूप में तैयार किया गया था। और यह किया गया था, यह इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका कि बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप ही दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वह भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन वशिष्ठ संस्कार के रूप में बराकार जाति प्रथा पर क्या हुआ? मानवीय नैतिक न्याय सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते थे। जाति प्रथा की विषमता पर वह सामाजिक आधार पर रूढ़ पुर्गो लोकतंत्र के लिए उसके अस्वास्थ्य प्रकृति पर भी यह एक सम्भ्रात विविधता का दृष्टिकोण उभार सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए यह आलेख अत्यंत क्या था? शिक्षाप्रद था स्टूडेंट। इसके बाद आगे देखेंगे स्टूडेंट हम लोग इसके आगे अब पेज नंबर अब 2 पे श्रम जाति और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। आप लोग किताब जब पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं सुनिएगा और ध्यान लगा कर नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत। जब ध्यान से किताब पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन आंसर कुछ भी ऑब्जेक्टिव सारा आपको याद हो जाएगा अभी ही। यदि अभी आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा इस चैप्टर को तो बाद में चलकर आपको क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी याद करना है। अब इतना याद करने से अच्छा हम क्यों ना थोड़ा ध्यान लगा कर ही पढ़ लें इस चैप्टर को, क्योंकि पढ़ लेंगे अच्छे से तो फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमें आप दिमाग में अच्छी से आ जाएगी। तो यह विडंबना देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में स्टूडेंट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में किसकी बात हो रही है? जातिवाद के पुस्तक में कवि लेखक कहना चाहते हैं कि यह इस विडंबना की बात तो है कि जातिवादक पोषक में क्या है? कमी है इसकी। किसकी है? जातिवादक पोषक में कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करें। इसके पोषक जो बहुत सारे किसी भी बहुत सारे आधार पर इनका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। समर्थन के एक आधार यह भी कहा जाता है कि इनकी आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का किसका रूप है? दूसरा रूप है। कोई पूछे स्टूडेंट श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप कौन है? श्रम विभाजन है। कौन सा है? जाति प्रथा के दूसरा रूप श्रम विभाजन है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही है आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ
श्रम विभाजन का दूसरा जाति प्रथा इसलिए बुराई नहीं, इसमें तर्क के संबंध में सबसे पहली बात यह कि यही तो आपत्तिजनक है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले चुका है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है स्टूडेंट? किसका रूप ले चुका है? तो रूप ले चुका है किसका? श्रमिक विभाजन का भी रूप ले चुका है। अब श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता, श्रम विभाजन किसका है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती थी। किसका रूप नहीं करते थे? अस्वाभाविक जो था विभाजन नहीं करते थे स्टूडेंट। भारत की जाति प्रथा, भारत की जो एक जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे को उच्च अपेक्ष नीच करार भी देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को क्या मान लिया जाएगा स्टूडेंट? श्रम विभाजन मान लिया जाए। हम यदि जाति प्रथा को किसका रूप मान ले? श्रम विभाजन का रूप मान ले, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह क्या है? स्वाभाविक विभाजन का रूप नहीं है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं था। किसके रुचि पर आधारित नहीं था? जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान ले स्टूडेंट, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं था, क्योंकि किसका था? जाति प्रथा का। यह जाति प्रथा का यह जाति प्रथा की जाति स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं था। क्या मान लेते हैं? जाति प्रथा को यदि हम स्टूडेंट श्रम विभाजन मान ले, तो श्रम विभाजन जब मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि यह किस पर आधारित नहीं था? मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं था। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक सीमित करे जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी कुशल व्यक्ति जो या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने वाला के लोग यह अवश्य मान लें कि व्यक्ति की इतना क्षमता सीमित कर देना चाहिए कि जिस पेशा में चाहे वह वकील बनना चाहे तो वकील बन सके, वह जज जिस चीज़ को चाहे वह अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बन सके, चुनाव खुद कर सके। इस सिद्धांत की विपरीत जाति प्रथा को दूषित सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य के परीक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता को सामाजिक संदर्भ के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का क्या हो सके पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। जाति प्रथा पेशे का दुष्पूर्ण निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा पेशे से यह दुष्पूर्ण क्या करता है? निर्धारण नहीं करता है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए ऐसा बंधन में एक पेशे से बांध देता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त कारण हो, भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति जाति प्रथा ऐसा होता है कि पिताजी लोहार थे तो उसका बेटा ही लोहार बनेगा, उसका बेटा किसान मजदूर था उसका पिता तो उसका बेटा भी मजदूर बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी अलग जो उसका ऐसा जरूरत नहीं कि पिता एक किसान था तो उसका बेटा भी किसान बनेगा। यदि उसका बेटे के पास क्षमता एक ऑफिसर बनने का है, एक अच्छा काबिलियत इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने का है तो वो बन सकता है। ऐसा जाति प्रथा में बांध नहीं देना नहीं चाहिए। भले ही पेशे से अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखा क्यों न मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती थी क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता था, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती थी। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशे बदलने की स्वतंत्रता न हो तो वह इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चला रह जाता। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशे से अनुमति नहीं देती थी जो कि उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही उसके पास प्रागंत हो।
प्रागांत हो, इस प्रकार की पेशा परिवर्तन की क्या कहती थी, अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत को बेरोजगारी के एक प्रमुख लक्षण कारण बन गई। और क्या देकर, इस प्रकार के पेशे के परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा में क्या हो गया, भारत में बेरोजगारी के बहुत बड़ा प्रत्यक्ष कारण बन जाता है स्टूडेंट। और यह क्वेश्चन भी बनता है कि जाति प्रथा भारत में प्रत्यक्ष बेरोजगारी कारण कैसे बनी, तो आप लोग को लिखना होगा स्टूडेंट, यहीं से लिख देते कि हिंदू धर्म किसी भी धर्म जाति को यहाँ से जब क्वेश्चन से स्टूडेंट कराएंगे उस समय की बात नहीं देते हैं, टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक से भटकते नहीं हम लोग। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता था। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाएं या व्यक्तिगत रुचि, इस पर कोई स्थान अथवा उसका महत्व नहीं रह जाता था, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ा कि आज के उद्योग में गरीबी, उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत लोग निर्धारित कार्य और रुचि के साथ केवल विवशतावास करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त होकर रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को दिल न लगे, दिमाग न लगे, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती, जहाँ काम करने में हमें दिल मन न लगे वैसा काम करने से क्या फायदा, कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती थी। अब हमें जिस चीज़ में मन लगेगा वही चीज़ करने को अच्छा होती है, उसमें और अच्छा कर सकते थे। और जिस चीज़ में हमें मन ही न लगे, जिस चीज़ में वैसा काम करने में दिल न लगे, तो करने के क्या फ़ायदा, कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते थे। अतः यह निर्वात पूर्व रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी यह भी सिद्ध हो जाता है यहाँ से कि आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक कौन है, जाति प्रथा है स्टूडेंट। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक पूर्ण रूप प्रेरणा रुचि आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। जो मनुष्य की स्वाभाविक रुचिपूर्ण होता है ना, प्रेरणा रुचिपूर्ण, उसको आत्मशक्ति को दबा कर स्टूडेंट क्या कर दिया जाता है, अस्वाभाविक रूप में जकड़ कर निष्क्रिय बना दी जाती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, जो मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग प्रश्न पूछना चाहेंगे। लेखक के द्वारा जो जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग पूछना चाहेंगे प्रश्न कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि से मैं आदर्श समाज कैसे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से मैं आदर्श समाज क्या हूँ। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगी। ये क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात हम भाईचारा को किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यानी हमारे कहने के मतलब, लेखक के कहने के मतलब है कि समाज कैसा होना, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, आज़ादी, स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी, समानता, भाईचारा होना चाहिए, आपसी में पर आधारित होना चाहिए। दृष्टि में आदर्श समाज होगा, पर आधारित होगा। क्या ठीक या ठीक नहीं है। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति है, हम दूसरे कोई भी धर्म का हो, एक दूसरे भाईचारा मिलकर भाई भाई बनकर रहे, इसमें कोई आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज को इससे कोई इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी क्या हो, वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे में समाज के बहुविध हितों को में सबका भाग होना चाहिए तथा सबकी उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन के आबद्ध संपर्क में अनेक स्थान पर साधन अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह भी कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा की यही वास्तविक रूप है। अभी दूध में और पानी मिला दिया जाए तो दूध में जब पानी मिला दिया जाए तो दूध हो जाता है। उसी तरह हमें अपने मिश्रण को भाईचारा की तरह रहना चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का वास्तविक रूप होना चाहिए। और यही इसका दूसरा नाम लोकतंत्र होगा। इसी का क्या होगा, दूध पानी में जैसे मिला दिया जाता है उसी तरह हम भाईचारा में वास्तविक रूप हो, तो यही लोकतंत्र का दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम क्या होगा स्टूडेंट, लोकतंत्र होगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं होती, लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं होती स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं शासन की एक पद्धति नहीं होना, लोकतंत्र क्या होना चाहिए, एक शासन की पद्धति नहीं होनी चाहिए।
दूसरा, लोकतंत्र एक शासन की पद्धति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक ही रीति है तथा समाज की सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक होता है अपने साथियों की जाति प्रथा सम्मान के भाव हो। स्टूडेंट आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार आप लोग को ध्यान दे दें, क्लास 9th वाले के लिए मैं जो मैट्रिक एग्जाम 2023 वाले में देने वाला है उनको लिए वीडियो बनाया जा रहा है और यूट्यूब पर सबसे पहले यह पढ़ाई शुरू हुआ। अभी तो कोई चैनल वाला नहीं पढ़ाया, दावा के साथ कर सकते हैं। इसलिए आप लोग आइए, वीडियो को देखिए और बहुत जल्द लाइव लेकर भी हम आएंगे आपके चैनल। हम अपने चैनल पर एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग आकर जुड़ सकते हैं। कुछ दिन में फेसबुक पेज का सबका ग्रुप दिया जाएगा आप लोग को, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट।